मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से। आप हमारे चैनल वर्ड ऑफ यूनानी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारी हेल्प कीजिए, हमारी मदद कीजिए यूनानी तिब को दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए। और जो आप हमारी वीडियोस को अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में, मुख्तलिफ़ दवाओं के बारे में, यूनानी तरीक़ा इलाज के बारे में लोगों को मालूम होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टाइफाइड ग़िज़ा का इलाज में क्या किरदार होता है। अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तो उसकी जो हम ग़िज़ा खिलाते हैं, क्योंकि यूनानी में ग़िज़ा की बहुत अहमियत होती है। बाकायदा हमारे यहाँ इलाज बिल दवा किया जाता है, इलाज बिल ग़िज़ा भी किया जाता है, इलाज बिल तदबीर भी किया जाता है। तो 3 तरीक़े होते हैं इलाज करने के यूनानी तरीक़े इलाज में, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के इलाज में डाइट यानी ग़िज़ा के किरदार के हवाले से। लेकिन इससे पहले टाइफाइड ही के हवाले से एक ऐसा मौजू जिसने पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक को हाईलाइट किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मज़ाहिमती टाइफाइड की। XDR और MDR टाइफाइड क्या होते हैं, XDR और MDR टाइफाइड क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है। दरअसल ये दोनों मज़ाहिमती टाइफाइड की ही अक़साम हैं, जिन्हें XDR यानी एक्सटेनो ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड या MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड भी कहा जाता है। यानी ऐसा टाइफाइड जिन पर आम टाइफाइड में दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती है। बहुत से गैर मुल्की माहिरीन की ताज़ा तहकीक के मुताबिक टाइफाइड की एक ऐसी नई किस्म के जायज़े से मालूम हुआ है कि इस पर मदाफ़ती अद्वियात का असर नहीं हो रहा है और माहिरीन इस पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तिब्बी माहिरीन की तहकीक के मुताबिक इस नई किस्म पर बहुत कम एंटीबायोटिक्स असर करती हैं और ये दोबारा खुद ब खुद जन्म ले लेता है। ये टाइफाइड नवंबर 2016 में दुनिया के बहुत से ममालिक में पहली मर्तबा रिपोर्ट हुआ था और अब बहुत से ममालिक के कई मुकामात और ब्रिटेन तक भी फैल चुका है। इसमें 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे मुल्क में हर बुखार का हल एंटीबायोटिक्स को समझकर किया जाता है। वक्त बे वक्त सेल्फ मेडिकेशन या मेडिकल स्टोर वाले ये कहकर डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक ले लेते हैं, दे देते हैं। वो कहते हैं कि आप ये एंटीबायोटिक ले लीजिए, या फिर डॉक्टर के तजवीज़ करदा नुस्खे के मुताबिक एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा ना करना। इन सब चीज़ों से हमारे जिस्म में टाइफाइड या दूसरे इन्फेक्शंस के जरसूमे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो पाते हैं और वो जिस्म में रहकर ही अपने आप को एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ ढाल लेते हैं और इस तब्दीली के नतीजे में वो ख़ुद को एंटीबायोटिक से महफूज कर लेते हैं और इन पर ये दवाएं असर नहीं करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि टाइफाइड से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा सकती है। एहतियात इलाज से बेहतर है। हम जानते हैं कि टाइफाइड के फैलने का सबसे बड़ा आलूदा यानी जरासीम ज़दा पानी होता है। टाइफाइड से बचाव के लिए पानी उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा पानी को जो है बॉयल करके इस्तेमाल करना चाहिए। पानी सबसे अच्छा पानी अगर साफ़ होता है तो उबालने से होता है। बाज़ार में खुलेआम फ़रोख्त होने वाली अशिया इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सफाई सुथराई का निज़ाम जो है बहुत बेहतर बनाना जाना चाहिए। वाशरूम इस्तेमाल करने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। खाना बनाने और खाने से कब्ल साबुन से हाथ धोना चाहिए। खाने से कब्ल सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोया जाना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखा जाना चाहिए। गैर मयारी मिनरल वाटर की बोतलों वाला पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सफाई सुथराई रखनी चाहिए। खुले पकवान और आलूदा मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हाँ, बचाव के लिए बच्चों को बर वक्त वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। क्या टाइफाइड की वैक्सीन मौजूद है और कितनी पुरअसर है, कितनी कामयाब है? खुशकिस्मती से वैक्सीन बिल्कुल मौजूद है।
مگر یہ 100% تک تحفظ فراہم نہیں کرتی، بلکہ 55% تک بچاؤ کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 افراد جو ٹائیفائڈ ویکسین لیں گے، ان میں یہ ویکسین تقریباً آدھے لوگوں میں ہی ٹائیفائڈ سے مکمل تحفظ فراہم کرے گی۔ ٹائیفائڈ سے بچاؤ کی ویکسین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو کیپسول کی شکل میں اور دوسرا انجیکشن کی شکل میں۔ کیپسول والی ویکسین جو آپ منہ کے ذریعے لیتے ہیں 4 سال تک پر اثر رہتی ہے، جبکہ انجیکشن کے ذریعے دی جانے والی ویکسین جو ہوتی ہے وہ 2 سال تک ٹائیفائڈ کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اب یہ بات ہو جائے کہ وہ کون سی غذا ہے، خوراک ہے، ڈائٹ ہے، جو ہم کھاتے ہیں اور جس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اناج ہے جو آپ کو ٹائیفائڈ کے دوران لینی چاہیے، تاکہ نہ صرف ٹائیفائڈ بخار جلدی ٹھیک ہو بلکہ آپ کی قوت مدافعت اتنی طاقتور ہو جائے کہ آپ دوسری بیماری اور انفیکشن سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ٹائیفائڈ کے دوران ہائی کیلوری فوڈ لینی ہے، یعنی طاقتور غذا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چونکہ ٹائیفائڈ میں آپ کا معدہ اور آپ کی آنتیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں، خاص طور سے اس کو اینٹرک فیور کہا جاتا ہے۔ اینٹرک مطلب انٹسٹائنل فیور کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اس لیے بھاری اور ثقیل غذا سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، یعنی بڑے کا گوشت، بہت زیادہ مرچوں والی یا بہت زیادہ چکنائی والی یا بہت زیادہ تیل یا گھی میں پکی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کھانسی ہے تو ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ورم بڑھا سکتی ہیں، سو آپ کی کھانسی اور گلے کی خراش میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈی چیزوں سے ٹائیفائڈ کے دوران جو ہے بچنا چاہیے۔ ٹائیفائڈ کے مریضوں کو چاہیے کہ اگر وہ جلدی اس بخار سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسالے دار کھانوں اور زیادہ تیل والے کھانوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ٹائیفائڈ کے لیے یونانی میں بہت ہی خاص ادویات موجود ہیں، جیسے کہ امیر مروارید خاص، اس کا استعمال لگاتار جاری رکھنا چاہیے۔ حب بخار جب بخار ہو تو لے سکتے ہیں، گلوئی بھی اس میں فائدہ کرتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ یونانی دواؤں کے ذریعے ٹائیفائڈ کا علاج بھی کر سکتے ہیں، غذاؤں کے ذریعے بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ بھاری کھانوں سے، ثقیل غذاؤں سے بچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔